हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का गणित और इसमें हमारा चैप्टर है फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों क्या होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं के साथ साथ हम सीखेंगे हमारा नंबर सिस्टम, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, भाज्य क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, परिमेय क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, और ये भी जानेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हम ये भी जानेंगे हमारी जो थ्योरम है एक कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको भी जानेंगे क्या होती है, एल्गोरिथम है। और इसके अलावा हमारे जो चैप्टर है उसके हम जो सवाल हैं वह भी करेंगे। क्या होता है भाग विधि, एक जो मेथड जैसे एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, कैसे लघुत्तम और महत्तम निकाला जाता है। इसके अलावा हम इसमें और जो कुछ वेरीफाइड सवाल हैं उनको करेंगे, और इससे जुड़े जो ट्री मेथड है इसमें इसको भी हम जानेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे दोस्तों कि ये दशमलव प्रसार है क्या होता है, गुणनखंड है, गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, भाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, और ये फॉर्मूला है हमारा, इसको भी जानेंगे दोस्तों। जो हमारा आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टी एलसीएम, इसको भी दोस्तों हम नेक्स्ट अभी जानते हैं इसी चैप्टर में। इसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि कैसी होती है परिमेय संख्या और कैसी होती है अपरिमेय संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को सीखते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को सीखने के लिए सबसे पहले हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है जो संख्याएं होती हैं नंबर सिस्टम, वह जानना चाहिए या वह जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि गणित का जो बेसिक है यानी गणित का जो आधार है वह है दोस्तों अंक। और अंक की बात की जाए तो गणित में टोटल 10 अंक होते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 1 2 3, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 9 तक, यानी कि कहाँ से 0 से लेकर 9 तक टोटल बात की जाए तो 10 अंक होते हैं। तो गणित में केवल 10 अंक होते हैं, यही अंकों से मिलकर, तो सबसे छोटा क्या होता है अंक, और अंकों से मिलकर ही क्या बनती हैं दोस्तों, संख्याएं। संख्या क्या होती हैं, जो अंकों से मिलकर बनती हैं। बस एक शर्त है कि फर्स्ट नंबर पे क्या ना हो, 0 ना आए, तो उसको हम संख्या कह सकते हैं। जैसे 1 2 3, तो यह भी एक क्या हो चुकी संख्या, क्योंकि 123। या हम ऐसे भी लिख दें इनको 3 2 1, तो यह भी संख्या हो सकी 321। या 131 131 131, यह भी संख्या हो चुकी कोई 111, यह भी कोई संख्या है। 222, यह भी कोई संख्या है। इसके अलावा 202, तो यह भी एक क्या है, एक संख्या है। तो ये सारी दोस्तों संख्या होती है। तो संख्या किसे कहते हैं, किसी भी अंक को किसी भी क्रम में आप लिख देते हैं, बस एक शर्त है कि फर्स्ट नंबर पे क्या ना आए, 0 ना आए, बीच में 0 हो, लास्ट में 0 हो चलेगा, लेकिन फर्स्ट नंबर पे 0 ना हो, उनको हम सभी को संख्याएं कहते हैं। अब संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो संख्या हमारी दो टाइप की होती हैं। पहले कौन कौन सी दो टाइप की, एक होती है दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या दोस्तों ऐसी संख्या जो प्रकृति द्वारा गिनी जाए, यानी प्रकृति के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वह है प्राकृतिक संख्या, या इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, यानी कि ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जा रही हैं या अनंत तक जाती हैं, सो ऑन, अनंत अनंत, दैट मीन्स कि ऐसा जिसका एंड ना हो, ऐसा नंबर जिसका कोई अंत ना हो, लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, और कभी भी उसका क्या ना हो, अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, उसी तो दोस्तों अनंत कहते हैं। अनंत यानी कि जिसका कोई कभी क्या ना कर सके, अंत ना कर सके, तो यह अनंत होते हैं। क्योंकि जब हम एक पिछली संख्या में एक प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट वाली बन जाएगी, फिर प्लस 1 कर देंगे नेक्स्ट वाली बन जाएगी, फिर प्लस 1 कर दें नेक्स्ट वाली बन जाएगी। तो ऐसे हम किसी भी संख्या को अनंत लिख सकते हैं, उसका कोई भी किसी टाइप की कोई लिमिट या परिमिति नहीं है, इसीलिए जो सीमित नहीं, इसीलिए हम इनको अनंतता कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, ऐसी पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या या ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होकर, यानी कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंट है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें तो वह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, और
एक दूसरा क्या है, यदि हम पूर्ण संख्या में से हम ज़ीरो को हटा दें, यानी कि ज़ीरो को स्किप कर दे, छोड़ दे, तो वह एक प्राकृतिक संख्या बन जाती। कैसे? पूर्ण संख्या बनाने के लिए आपको प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो को ऐड करना पड़ेगा, और पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बनाने के लिए पूर्ण संख्या से ज़ीरो को कट आउट करना पड़ेगा, यानी इसे हटाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी दोनों संख्या बन जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी सम संख्या और विषम संख्या। क्या होती है सम संख्या, क्या होती है विषम संख्या? ऐसे नंबर दैट इज़ नंबर स्टार्टिंग या डिवाइडेड कम्प्लीटली टू दैट इज़ इवन नंबर, यानी ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हों, यानी कि दो से पूरी तरह से भाग चला जाए, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूरा भाग चले जाए, उसे हम कहेंगे सम संख्या। अब किस किस में दो का भाग चला जाए। फिर विषम संख्या किसे कहेंगे? ऐसे नंबर या ऐसी संख्या जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, यानी जिनमें दो का पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी दो का पूरी की पूरी तरह से भाग ना जाए, वह विषम संख्या है। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो ये हमारी इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या टू से कंप्लीट नहीं होती हैं, जबकि सम संख्या टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। जैसे ये देखो, जैसे 1 2 3, यदि हम ज़ीरो से भी शुरू करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। हम यदि टू से डिवाइड करने को कहें तो आप देखते हैं कौन कौन टू से डिवाइड होते हैं। तो ए डिवाइड नहीं हुआ पहले, इसके अलावा ए डिवाइड नहीं हुआ, ए डिवाइड नहीं हुआ, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। तो हम देखते हैं कौन कौन डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड हो रहे हैं दोस्तों, 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 डिवाइड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों यह हमारी सम संख्या बनती चली जाएंगी। तो दोस्तों सम संख्या किसे कहते हैं? दैट इज़ नंबर डिवाइडेड कम्प्लीटली टू, उसको कहेंगे हम सम संख्या। विषम संख्या क्या हो जाएंगी फिर? 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी 1 3 5 7 9 11 13, इस टाइप से हम लिखते जाएं। तो यह हमारी कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। अब क्या डिफरेंट निकाला? ये डिफरेंट निकाला कि जितनी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या होंगी, उतनी ही क्या होंगी दोस्तों? विषम संख्या। दैट जैसे आपसे बोले जाए का 1 से लेके 100 तक, इसमें आप देखो कि मतलब कितनी सम है तो कितनी विषम है। तो 0 से 100 तक के बीच में हम देखेंगे तो हमारी 50 निकलेंगी सम, 50 निकलेंगी विषम। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी कौन सी? सम और विषम। नेक्स्ट हमारी संख्या है, वह है दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और एक हमारी अभाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या और क्या होती है अभाज्य संख्या? ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ऐसी संख्याएँ जो एक व स्वयं के अलावा भी किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाएं। क्या? ऐसी संख्या जो एक व स्वयं दैट मीन्स कि खुद, यानी ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा भी किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाती हैं, तो उनको कहेंगे दोस्तों हम भाज्य संख्या। किसको भाज्य संख्या कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी और किसी भी नंबर से डिवाइड होती हैं या हो जाती हैं, उनको कहेंगे हम भाज्य संख्या। फिर अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जो केवल और केवल एक व स्वयं, यानी कि डिवाइड होंगी तो या तो एक से होंगी या स्वयं से होंगी, इसके अलावा वह किसी से भी डिवाइड होने के लिए तैयार ना हो, उसे कहेंगे हम अभाज्य संख्या। देखो कैसे, जैसे हमारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। इनमें हम ये देखते हैं हमारी कौन कौन सी संख्या हैं जो खुद से और एक के अलावा और भी संख्या से डिवाइड हो सकती हैं। एक तो एक से ही होगी, दो तो दो से ही होगी, तीन तीन से ही होगी, लेकिन 4 है वह ऐसी संख्या है कि 4 के अलावा भी एक संख्या और है जिससे डिवाइड हो जाती है, जैसे 2 तो एक 4 हो जाती है। एक हमारी क्या है? 6 है, एक 8 है, एक 9 है। तो ये क्यों है? क्योंकि यह है ये 6 से तो हो ही जाएगी, एक और स्वयं को छोड़कर भी वह एक संख्या मिलती है, जैसे 2 और 3 उससे डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा चाहे 8 हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, वह 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हुई? भाज्य संख्या। 9 है तो 9 और 1, इसके अलावा भी एक ऐसी संख्या जिससे यह डिवाइड होने के लिए रेडी है, तैयार है, वह संख्या है दोस्तों
3, तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसीलिए यह कैसी संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है हमारी 10, सॉरी हाँ ये 10 है। इसके अलावा 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, ये हमारी सब कैसी संख्या हो जाएंगी दोस्तों, ये संख्या हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा भी और नंबर से और संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं फिर दोस्तों, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। यदि डिवाइड होगी तो या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर स्वयं से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड होने को रेडी या तैयार ना हो, उसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। जैसे 1 को ना तो हम सम संख्या मानते हैं और ना ही हम इसे विषम संख्या मानते हैं, उसी टाइप से 2 को ना तो हम भाज्य संख्या मानते हैं और ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी, 3 से। फिर भी हम इसको अभी ऐसा मानते हैं कि 2 हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि स्टार्टिंग यानी हमारे जो टेबल्स हैं पहाड़े हैं वो 2 से शुरू होते हैं, इसीलिए तो भाज्य संख्या हो जाएंगी हमारी 2 है। 2 के अलावा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक व स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित होने को तैयार ना हो। एक व स्वयं के अलावा कोई भी नंबर उसे डिवाइड ना कर सके। जैसे 1 हो जाएगी हमारी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 23, हो जाएगी 29 यानी कि 29, 31, नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 37। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगी 41, फिर 43, फिर 47। इस टाइप से नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 48, 49, 50, 51, ये तो सब हैं भाज्य संख्या है। 52 है, 53, तो 53 हो जाएगी। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 59। ये सारी संख्या हैं, ऐसे सोन यह क्रम अनंत तक चलता रहेगा, ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। दोस्तों भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट भाज्य संख्या को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। फिर अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को कहेंगे दोस्तों प्राइम नंबर। क्या कहेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर। एक होती है हमारी कंपोजिट नंबर और एक होती है हमारी प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अच्छा ये हमारी ये तो हो गई नंबर सिस्टम। इसके अलावा कुछ और संख्या होती हैं, जैसे एक होता है पूर्णांक। क्या होता है ये पूर्णांक, पूर्णांक तो दोस्तों पूर्णांक 2 शब्दों से मिलकर बना है। पूर्ण प्लस अंक यानी कि जिसमें पूरा पूरा अंक हो उसे कहेंगे पूर्णांक। पूरा पूरा अंक कैसा, यानी कि आधा अधूरा अक्षर ना हो, आधा अधूरा अंक ना हो, या 1 हो, माइनस के हो, माइनस के 2 हो, माइनस के 3 हो, माइनस के 4 हो, माइनस के 5 हो, माइनस के 6, 7 ऐसे कुछ भी हो, या इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 या मान लो 18, सपोज दैट 17, 71, किसी टाइप का कोई भी नंबर यदि पूर्णतः यानी पूरा पूरा अंक है तो है उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी पूर्णांक कहेंगे, सॉरी पूर्णांक। और पूर्णांक है यह 2 टाइप का होता है। पूर्णांक 2 टाइप का क्या होता है, पूर्णांक दोस्तों 2 टाइप का होता है। कैसा पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है दोस्तों धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक और धनात्मक कैसा होता है, ये हमारी सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर हमारा यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम दाहिनी ओर चलते हैं तो हमें धन में पूरे के पूरे अंक मिलते हैं, तो इनको हम धनात्मक कहते हैं। और यदि हम लेफ़्ट साइड चलते हैं तो इधर ऋण में मिलते हैं पूरे के पूरे अंक, तो उसको हम ऋणात्मक कहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये इधर प्लस की ओर जाते हैं, तो ये हमारी पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। नेगेटिव यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये हमारे नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाएंगे। तो हमारा जो पूर्णांक है उसे हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर, और इंटीजर हैं वह 2 टाइप के होते हैं, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो 2 टाइप के होते हैं हमारे पूर्णांक, नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, अब इसके अलावा बात की जाए, ये तो हुए हमारे पूर्णांक। इसके अलावा संख्या 2 टाइप की और होती हैं। एक संख्या एक और होती है, एक तो हो चुकी है भाज्य अभाज्य, अब एक होती है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या कैसी होती है? सह अभाज्य संख्या कैसी होती है? सह अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो ऐसी, यानी कि 2 संख्याएं होती हैं, 2 ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी कि जिनका मासा केवल और केवल 1 हो, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं या ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा यानी कि जिनका HCF केवल और केवल 1 हो, उनको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक 12 है और एक 13 है, इनकी फैक्टर इनका HCF निकाला जाए तो 1 आएगा, इसीलिए हम इनको सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। एक 13 है, एक 14 है, इसके अलावा एक 14 है, एक 15 है, इसके अलावा एक 15 है, एक 16 है, ऐसे होती जाएंगी। लेकिन आपसे कहें ये 15-16 हो जाएगा दोस्तों, तो आप ये 15-16 है, इसके HCF लेंगे हम तो इनका HCF है वह 1 आएगा, इसीलिए हम कह देंगे कि हाँ यह 2 संख्याएं भी क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं। किसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या? ऐसे 2 नंबर जो, जैसे एक 12 है, एक 16 है, तो इनको सह अभाज्य नहीं बोलेंगे क्योंकि 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 3 × 1, जबकि 16 के हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 1। तो यहाँ पे देखो एक फैक्टर के अलावा हमारा जो HCF है वह 1 से ज़्यादा आने को तैयार है, यानी ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए है क्या हो जाएगा? यह दोस्तों इन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, इनमें आंसर है वह HCF है वह 1 से हटकर कुछ और यानी कि बड़ा आ रहा है, इसलिए है क्या नहीं होंगी? सह अभाज्य संख्या नहीं। सह अभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF केवल और केवल 1 आया हो या उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले 2 संख्याओं के बीच में, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से, कि वह कैसी संख्या होगी? वह हमारी सह अभाज्य संख्या होगी। अब हम 2 टाइप की संख्याओं के बारे में बात और करते हैं। एक होती है हमारी परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? तो एक होती है दोस्तों हमारी अपरिमेय संख्या। फिर क्या होती है अपरिमेय संख्या और क्या होती है परिमेय संख्या? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि परिमेय संख्या की क्या विशेषता है, कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के फॉर्म में होगी, पहली बात, जिसमें Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, पहली बात। दूसरी, P और Q दोनों क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे अंक होना चाहिए। एक ये दूसरी कंडीशन है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन यह है कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक के साथ साथ दोनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या होना चाहिए दोस्तों? सह अभाज्य संख्या। तो इनको हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या हो गई। तो हम P/Q की जगह पे A/B भी लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में है उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से भिन्न। तो भिन्न का क्या सिस्टम है? जिसमें एक अंश हो और उसके बटे में एक हर हो, उसके अपॉन में एक हर हो, उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न या परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या दोस्तों समझ आ गई हुई, आई होप, कि ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल ना हो, और P और Q दोनों पूर्णांक हों, और P और Q दोनों सह अभाज्य संख्या हो, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो 3/4, 4/6, 6/7, 7/12, 12/17, किसी भी टाइप से किसी को भी बटे में लिख दो, इन सब को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। फिर अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों? जो परिमेय संख्या नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब कौन कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या ऐसी नहीं होती जो रूट में लिखी हों और उनकी जो बाहर मतलब पेयर है वह उनका वर्गमूल अच्छे से ना काउंट हो पा रहा हो, यानी कि उनका वर्गमूल नहीं ले पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में ना हो और जिसका आंसर है अनंत, या जिसमें हर है, वो हर की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, या दोनों संख्याएं क्या हो जाए?
दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या ना हो, जैसे 12/16। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, तो इसको हम अपरिमेय संख्या, मतलब इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। फिर अपरिमेय संख्या क्या है, रूट के 2 हैं परिमेय संख्या है, रूट के 3 हैं अपरिमेय संख्या है, रूट के 5 हैं अपरिमेय संख्या, रूट के 6 हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या ये मान लो कि जो जो रूट में कोई संख्या लिखी होती है उसके पेयर बनकर यदि रूट से निकल आती है पूरी की पूरी तो हो जाएगी वह परिमेय संख्या। यदि निकल नहीं पाती है तो अपरिमेय संख्या हो। तो निकल कौन कौन पाएंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह केवल निकल सकती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या है, जिनका वर्ग हुआ हो। वर्ग किसका होता है, 1 का, और फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो इनके वर्ग हैं, इनके वर्ग होंगे का। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 6 6 36, और 7 7 49, और 8 रैया 64, 8 8 8 या 64। इसके अलावा 7 7 49 और 7 8 यहाँ पर 56 होंगे दोस्तों। पहले 7 8 56, फिर 7 7 8 56, सॉरी यहाँ पर हम 8 का वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर 64 ही होंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो वर्ग है 9 9 81, 10 दही मल्टी करें तो 100, फिर 121, 169 और 144, 192। इस टाइप से ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और यह रूट में होती हैं। तो इनका क्या बाहर निकल आता है, एक कोई स्पेशल संख्या बाहर निकल आती है, रूट में कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, इनको परिमेय संख्या कहते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या हैं। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे रूट में कितने लिखे सकते हैं, √3, √2, √5, √7, √6, इनको हम सबको अपरिमेय संख्या कहते हैं। 1/0, तो इसके बटे में क्या आ गया, 0, तो यह भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। जबकि 0/1 इसके अपॉन में तो 1 है, पी का मान और क्यू का मान सही फिट होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। जबकि 1/0 यह एक अपरिमेय संख्या है। और इसके अलावा जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, इर्रेशनल नंबर। एक होता है हमारा रैशनल नंबर, एक होता है दोस्तों इर्रेशनल नंबर। तो ये तो हो गई हमारी दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके अलावा हम फिर चैप्टर में पढ़ के आ रहे थे, हम चैप्टर में पढ़ना चाह रहे थे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों सारी की सारी परिमेय और सारी की सारी अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या आपने शायद समझ आ गई होगी कि वास्तविक संख्याएं वो क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं कि वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा रियल नंबर, इसी को हम रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर ऐसी कोई भी संख्या ना हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसके अंदर या इसके अंडर में ना आती, इसलिए हम इनको रियल नंबर कहते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती हैं, क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या फिर 2 टाइप की हो जाती हैं, एक मतलब पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक 2, और ऐसी अपरिमेय संख्या तो यही हो चुकी। इसके अलावा एक सम संख्या सीखी हमने, एक विषम संख्या सीखी, इसके अलावा एक भाज्य संख्या सीख चुके और एक अभाज्य संख्या सीख चुके। इसके अलावा हमारी पूर्ण संख्या है एक, और एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो ये सब संख्या हमारी नंबर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी था। और हमें जब वास्तविक संख्या सीखना है तो उससे पहले क्या आना चाहिए, नंबर सिस्टम। और ये दोस्तों अभी हम समझ रहे थे या सीख रहे थे, उसे ही हम नंबर सिस्टम या हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि संख्याओं की सही सही जानकारी, सम विषम भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय किस टाइप की संख्या होती हैं। तो ये है दोस्तों हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दैट मीन्स कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, और इसके अलावा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सब टाइप की संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं।
तो दोस्तों हम वास्तविक संख्याएं और नंबर सिस्टम तो हमने जान लिया है। अब हम इसके जो एक्सरसाइज हैं, सवाल हैं, वो है समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरम दी गई है। उस थ्योरम का नाम है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। अब क्या होती है यूक्लिड विभाजन? दोस्तों हिंदी का एक फॉर्मूला है भाग का, कि भाज्य निकालना हो तो हमारा जो भाजक है इसमें मल्टी कर दीजिए आप किसका, भागफल का, और इसमें शेष यानी जोड़ दीजिए क्या, शेषफल। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य। यानी भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसे हम भाज्य कहते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करें 7 को तो 2 3 जा 6, शेषफल क्या बचा 1। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं अलग अलग। किसका भाग दिया, 2 का, तो ये हमारा भाजक हो जाएगा। किस में दिया, 7 में, तो ये भाज्य हो जाएगा। आया कितना आंसर, 3, तो ये भागफल हो जाएगा। शेषफल कितना आया, 1, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा, जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो एक बार फिर से देखना दोस्तों, यदि हमने 7 को डिवाइड किया मतलब 7 से डिवाइड किया 50 को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल पढ़ेंगे। तो 7 सते 49, ये शेषफल कितना आया, 1। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, ये हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हमने भाग कितने का दिया, 7 का, तो ये हमारा भाजक हो जाएगा। भाग कितने में दिया, 50 में, तो ये भाज्य हो जाएगा। आंसर कितना है, 7, तो ये भागफल हो जाएगा। और बचा कितना, 1, तो यह शेषफल हो जाएगा। इसको हम एक प्रकार से यूक्लिड विभाजन कहते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, कि भाज्य बराबर भाजक, इसको हम भाजक को P मान ले और भागफल को Q मान ले और रिमाइंडर को R मान ले। तो इस टाइप का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कि भाज्य को X मान ले। जैसे मान लो X कोई संख्या है, X कोई संख्या है, उस X संख्या का हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो X बराबर यूक्लिड विभाजन का यही फॉर्मूला ही यूक्लिड विभाजन कहलाता है। क्या, P Q प्लस R, यानी कि यदि हम भाजक को क्या मान लें, P, फिर भागफल को क्या मान लें, Q, भागफल को मान लें हम Q, ये हमारा भागफल हो जाएगा। और भाज्य को क्या मान ले, X, और शेषफल को क्या मान ले, शेषफल को मान ले R। तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन हो जाएगा X बराबर P मल्टी Q प्लस R, P मल्टी Q प्लस R। इसको हम यूक्लिड विभाजन कहेंगे। इससे सवाल कैसे लगते हैं, इससे सवाल है हमारा पहला दोस्तों इस टाइप से लगेगा कि ये रहा हमारा सवाल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानेंगे हम कि क्या होता है हमारा दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार को हम जानते हैं दोस्तों कि दशमलव प्रसार क्या होता है, जब हम एक भिन्न यानी अंश में हर से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड किया हुआ जो एक आंसर आता है, भागफल आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम दशमलव प्रसार कहते हैं। कैसे दशमलव प्रसार, अंश में हर से डिवाइड करेंगे तो जो हर का जब तक यानी पूरा का पूरा भाग देने की कोशिश करेंगे तो इसमें यदि भाग कुछ अंकों के बाद शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत। लेकिन भाग देते जाएं कभी एंड ही नहीं हो रहा, शांत ही नहीं हो रहा, तो उसको कहेंगे अशांत। तो दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है दोस्तों, शांत और अशांत। पूरी तरह से शांत हो जाए तो वह शांत है, शांत नहीं होता तो वह अशांत है। नेक्स्ट है दोस्तों, शांत और अशांत के अलावा हमारा जो हर का एक फॉर्मूला है वो याद रखने के लिए, अच्छा अशांत है वो फिर 2 टाइप का होता है। अशांत 2 टाइप का क्या होता है, एक होता है हमारा आवृत्ति वाला और एक होता है हमारा अनावृत्ति वाला। क्या होता है आवृत्ति और क्या होता है अनावृत्ति। तो आवृत्ति और अनावृत्ति होता है दोस्तों, यदि हमने किसी संख्या में भाग दिया और भाग वह शांत नहीं होगा तो ये बात तो है अशांत निकलेगा, ठीक है। अशांत में क्या कहेंगे, आवृत्ति, यदि किसी अंक की बार बार आवृत्ति यानी बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको कहेंगे हम
ये इसका दशमलव प्रसार अशांत है, वो भी आवृत्ति वाला, यानी कि पुनरावृत्ति उसे ही कहते हैं। नहीं बार बार कोई अंक है वह रिपीट हो रहा है तो उसको हम आवृत्ति कहेंगे। फिर अनावृत्ति का किसे कहेंगे, जिसमें कोई एक अंक विशेष रिपीट ना होकर वह बहुत सारा ग्रुप है, यानी कि अंकों का सेट होता है वह बार बार रिपीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनावृत्ति। तो एक बार फिर से देखना, शांत है तो वह तो शांत हो जाएगा दो चार अंकों के बाद, दशमलव के बाद। और अशांत है तो वह किसी भी कीमत पर शांत नहीं होगा। जब अशांत है तो अशांत के लिए क्या करेंगे, अशांत के लिए अपन को ये देखना है कि अशांत में वह आवृत्ति वाला है कि अनावृत्ति वाला। आवृत्ति वाला तो एक ही संख्या हमें बार बार रिपीट होती रहेगी, और अनावृत्ति वाला है तो हमें हर बार नई नई संख्या या बहुत बड़ा सेट है संख्याओं का वह बार बार आता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम 1.1 एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं। हमारे जो सवाल है, हमारा पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारी बड़ी संख्या क्या है, 225। तो 225 में हम डिवाइड करेंगे कितने से, 135। तो 135 से डिवाइड करने पर वह एक बार जाएगा लगभग। हमारा जो शेषफल बचेगा वो हम इस साइड लिख देंगे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, देखिए इस टाइप से करना है इसको। 135 से डिवाइड किया 225 को, एक बार गया, इनको कैंसिल कर दिए, कितने 0, 12 में से 3 चले गए तो कितना हुआ 9, यानी कि 90 बचते हैं। तो 90 यह आंसर नहीं हुआ। 90 से डिवाइड किया 135 को, तो 90 ही कम 90, कितने बचे इसमें, हमारे शेषफल में 45 बच जाते हैं। अब 45 से डिवाइड किया ये वाले को, यानी कि लास्ट भाजक को, 45 से डिवाइड कर रहे हैं कितने, 90 को, तो 45 दूनी 90, तो यहाँ पर 2 आ जाते हैं, यहाँ पर पूरा शेषफल 0 हो जाता है। तो जो हमारा लास्ट भाजक है, यानी हमारा जो अंतिम भाजक है, वही हमारा HCF होता है, या वही हमारा आंसर होता है। अंतिम भाजक जिसका हम अंत में भाग देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों हमें इनमें इसी टाइप से करना है, और ये फैक्टर वाली मेथड से नहीं करना कि हम केवल फैक्टर कर दें और ये आ जाएंगे। हाँ है जी, इसके लिए हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन में कि सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो जो छोटी संख्या उसको लिख दो, क्या होता है फॉर्मूला, इधर ऊपरी संख्या लिख दो, संख्या x बराबर क्या होता है, PQ + R। P यानी कि संख्या क्या है, संख्या मान लो, भाग कितने से दे रहा है, 135, कितनी बार भाग गया, एक बार, शेष कितने बचे थे, 90। दूसरी बार किया हुआ 90 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार, शेष कितने बचे, 45। तीसरी बार किया तीसरी बार 45 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल क्या बचा, 0। तो जब शेषफल 0 बचा है तो हम हमारा जो अंतिम भाजक है उसे ही हम क्या मान लेंगे, उसे ही हम अपना आंसर है HCF मान लेंगे। तो दोस्तों इसी टाइप से हमें और जी सवाल है वो करना है। हाँ फैक्टर विधि से पूछ नहीं रहे, नहीं, हम फैक्टर विधि से भी हम लोग उसको कर सकते थे। उन्होंने यूक्लिड विभाजन का कहा है। यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या भाग दिया जाता है, और यदि भाग चला जाए तो फिर जो हमारा शेषफल बचता है, शेषफल का भाग देते हैं अंतिम भाजक में, फिर शेषफल बचता है, फिर भाग देते हैं अंतिम भाजक में, और यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि लास्ट में क्या ना बच जाए दोस्तों, 0। जो लास्ट में 0 बचता है उसका ही जो भाजक होता है, उस भाजक को ही हम HCF मानते हैं या कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप की हो सकती है। तो दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, कोई संख्या है वह धनात्मक है और विषम है, विषम संख्या क्या इस फॉर्म और इस फॉर्म और इस फॉर्म की हो सकती है। तो अपन कहेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी यूक्लिड विभाजन क्या है होती है, x बराबर P यानी भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा जो भाजक है वो कितना दिया है, 6, और भागफल Q। अब शेषफल कितना दिया है, शेषफल आप ही बताओ, शेषफल तो हमारा R है। अब इसी के हिसाब से करेंगे, हमारा भाजक कितना है 6, तो हमारा शेषफल कितना हो सकता है अधिक ज़्यादा से ज़्यादा,
जब जितना भाजक होता है तो शेष फल कभी भी उसके बराबर नहीं आता, हमेशा उससे छोटा ही आएगा। तो इससे छोटा क्या हो जाएगा, इससे छोटा शेषफल हो जाएगा दोस्तों, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो ये हमारा शेषफल हो सकता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले शेषफल क्या रखते हैं, शेषफल यदि 0 रखें तो हमारा पहला क्या हो जाएगा 6q + 0। दूसरा यदि 1 रखें तो क्या हो जाएगा 6q + 1। तीसरा 2 रखें तो क्या हो जाएगा 6q + 2। चौथा 3 रखें तो 6q + 3। और फिर 4 रखें तो 6q + 4। और इसके अलावा 5 रखें तो 6q + 5। तो ये हो जाएंगे दोस्तों। उन्होंने कहा कि विषम पूर्णांक बताओ। तो जब एक सम संख्या का विषम संख्या में गुणा हो, सम का सम में या विषम में, तो वह तो हमेशा सम संख्या आता है। और सम संख्या में सम संख्या को जोड़ें तो वह भी हमेशा सम संख्या आएगा। तो यहाँ पर जो जो आपको दिखाई दे रहे हैं सर्कल वाले, ए वाला और ए वाला और ए वाला, ये क्या है, ये दोस्तों सम संख्या हैं। क्यों सम संख्या हैं, इसीलिए हैं कि ये 6 हैं, यानी 6 का गुणा एक क्यू में करें, क्यू कुछ भी हो आएगा आंसर हमेशा किस में, क्यू तो है वो हमारी कुछ भी बनी रहा है, लेकिन आंसर हमारा किस में आएगा। अब क्या कुछ भी बनी रहा है, ऐसा है कि जो क्यू है ये कोई संख्या हो सकती है सम विषम, लेकिन 6 का तो पता है कि 6 एक सम संख्या है। सम संख्या का जब सम या विषम किसी में भी गुणा किया जाए तो वह हमेशा आंसर एक सम संख्या आता है। इसी प्रकार 6q + 2 किसी भी टाइप का जो 6 में हम एक क्यू का गुणा कर दे और जोड़ क्या रहे हैं 2, तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ दिया जाए तो क्या आता है एक सम संख्या। इसी टाइप से 6q एक सम संख्या निकलेगी और 4 ऐड कर दिया तो यह भी क्या हो जाएगी एक सम संख्या। तो इसीलिए ये 3 तो क्या हो गए सम संख्या। तो विषम कौन कौन बचे हैं, विषम बचते हैं दोस्तों 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो हम कह सकते हैं कि यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो सकते हैं दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि एक परेड है, इसमें सेना की टुकड़ी है और इसमें बताओ कि एक आर्मी की टुकड़ी है, उसको उसके जो इसमें एक परेड है जिसमें कितनी 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी, यानी बैंड के पीछे उसका मार्च करना है। मार्च का मतलब उसके पीछे पीछे चलना है। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि उनकी जो लाइन है यानी पंक्तियाँ बनती हैं, तो पंक्तियाँ लंबे में और यानी खड़े में और क्षैतिज यानी ऊर्ध्वाधर दोनों साइड में इनकी पंक्तियाँ भी बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसमें पूछ रहे हैं अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे सवालों में एक बात याद रखनी है, वह है दोस्तों अधिकतम या अधिक से अधिक। यदि आपसे ये पूछा जा रहा है कि अधिक से अधिक बताइए, तो यह कहना चाहते हैं इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब भी आपको लगे कि अधिकतम यानी अधिक से अधिक, तो हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। फिर LCM कम पूछेंगे, कम से कम यानी कि निम्नतम, या इसी को कहते हैं लघुत्तम। जिसमें कम से कम पूछा जाए तो हम लघुत्तम LCM निकालते हैं निम्नतम, और जिसमें अधिक से अधिक पूछा जाए उसमें HCF निकालते हैं। तो इसमें हमें 616 और 32 का केवल HCF ही लेना होगा और आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण संख्या के लिए 3m + 1 के रूप का हो सकता है कि नहीं। अब उन्होंने ऐसा सवाल दिया है और हमें संकेत भी दिया कि मान लीजिए x कोई संख्या है और 3q + 3q + 1 + 3q + 2 के रूप में मान लो, तो इसको क्या वर्ग करने पर इस रूप में लिखा जा सकता है जो ऊपर जिसमें बात की गई, इस टाइप के रूप में। देखते हैं दोस्तों। तो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि x कोई संख्या है जिसका मान क्या है 3q है, या दूसरा मान है 3q + 1 है, या तीसरा 3q + 2 है। तो ये तो होगा x के 3 मान। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यदि इनका वर्ग कर दिया जाए तो देखते हैं दोस्तों वर्ग। तो हम वर्ग करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो गया दोस्तों, x का मान हो गया 3q। तो दोनों साइड से वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और बराबर 9q, इस टाइप का। और उन्होंने क्या कहा कि किस फॉर्म में लिखना है 3m के फॉर्म में, 3m के। तो 3m के फॉर्म में लिखेंगे हम कि 9 को हमने 9q को कैसे लिख दिया, 9q को लिख दिया हमने 3 × 3
क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का मान या हमने मान लिया कि जो थ्री क्यू स्क्वायर है वह है एम के इक्वल में है, एम बराबर 3q स्क्वायर है, ऐसा हमने मान लिया। और ये 3 पहल से इसकी जगह पे तो क्या रख रहे हैं, एम, तो हम कह देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3m, यानी कि हमने पहला प्रूव कर दिया। क्या किया हमने दोस्तों कि ये 3q है x के इक्वल में मान के दोनों का वर्ग किया, और हमने एक ऐसी सेटलमेंट बैठा दी जिससे कि आंसर है जो 3 अकेला निकल आया, पूरा का पूरा ब्रैकेट है उसको हम पूरा क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, और हम उसकी जगह पे रिप्लेस भी कर देंगे, इसीलिए क्या रख देंगे 3m। जबकि भी दूसरी बार कह रहे हैं कि 3x का मान क्या है, तो x का मान है 3q + 1, ये हमारा दूसरा x का मान। फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे, उन्होंने नहीं तो कहा है कि इसका वर्ग क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसके अलावा हम इसको कौन से रूप में बनाएंगे, इसको रूप में बनाएंगे 3m + 1, यानी कि यहाँ पर हम इस टाइप से ऐसा निकाल लेंगे, क्या है 3q + 1 होल स्क्वायर। इसके ओपन कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर 9q स्क्वायर, और 1 + 2ab यानी कि 6q, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। यानी कि हमें क्या निकालना है, एक तो एक्स्ट्रा में चाहिए, एक्स्ट्रा में चाहिए तो क्या बचा, फिर इनका और इनका कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 9q + 6q + 1, इस टाइप से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा 3 बच जाएगा, बाहर निकल आएगा, और अंदर बचेगा 3q और 3 यहाँ पे 2 और प्लस की 1। इसकी जगह पे हम क्या रख दें दोस्तों, इसकी जगह पे रख सकते हैं m, तो हमारा आ जाएगा आंसर 3m + 1। ऐसे दोस्तों हमने 2 सिद्ध कर लिए। और तीसरा है हमारा, उन्होंने कहा कि x का मान एक क्या दिया है 3q + 2, तो दोनों साइड से हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद हम इसमें ऐसी सेटलमेंट करेंगे या व्यवस्था करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या आवे, इसका आंसर हमारा आवे 3m + 1। 3m प्लस कैसे आएगा कि हम पूरी संख्या जो अचर राशि है, अचर राशि को 2 भागों में लिख लेंगे, जैसे कुछ भी हो उसको प्लस में 1 करके लिखना है, ये कम करके। तो शुरू से लेके यहाँ तक के में एक आप कॉमन ले सकते हो, इसको अकेला छोड़ देना। कॉमन आ जाएगा 3 बाहर, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर जो कुछ बचेगा उसको हम m के बराबर रख देंगे, तो ऐसे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 3m + 1। दोस्तों सेम इसी टाइप से जैसा हमने फोर्थ वाला किया है या आपने समझा है, सेम इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट सवाल है क्या, फिफ्थ वाले सवाल में वह क्या कहते हैं, फिफ्थ वाले सवाल में वह कहते हैं कि एक संख्या है और उस संख्या को 9m + 1 9m + 8 के रूप में दर्शाइए। तो हमने फिर से वही संख्या लेंगे x + 3q, और दूसरा लेंगे 3q + 1, और लेंगे 3q + 2। ये संख्या लेंगे सब। ये संख्या लेने के बाद हम एक एक से इन पर क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि अब किसी क्या कहा है उन्होंने कि प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात कीजिए। तो हम इसका दोनों साइड से घन यानी कि q चढ़ा देंगे, तो x³ बराबर क्या आ जाएगा 9 81, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा हमारा दोस्तों q², और इसको हम ऐसे लिख जाएंगे 3 और अंदर क्या बचा है 9q, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे m, तो हमारा पहला हो जाएगा 3m। इसी टाइप से हम इसको भी ऐसे प्रूफ कर लेंगे। दोस्तों ये हमारी ट्री मेथड यानी कि वृक्ष विधि, इसमें क्या करते हैं हम किसी संख्या के फैक्टर हैं, किसी संख्या के फैक्टर को दो भागों में बांट लेते हैं। ये 2 भाग हैं हमारे, जैसे क्या हैं 2 भाग कि 32,760, इसको हमने 2 से डिवाइड किया पहले तो इतना आ गया, फिर इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, इतने को फिर 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, इसको फिर 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, और इसको हम फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो और इसके अलावा और देखें हम तो इसको एंड पर ये 5 हैं, 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया था, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 9391, और यहाँ पर जब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल है वह है 0 ना आ जाए। कैसे देखो आप, इसको हम इस टाइप से करते, जैसे हमारे पास एक संख्या है 36, तो हमने 36 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी आए 18,
18 को 2 से डिवाइड किया, कितने आए 9। 9 को 2 से डिवाइड किया यहाँ पर, तो कितने आए 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9। देखो आप फिर से एक हमारे पास संख्या है 18। 18 को 2 से डिवाइड किया, 2 से काट दिए तो 9 आ गए। अब 9 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 0 एंड हो जाता है। इसको ही हम 3 मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, इसमें हमारा जो 1.2 के जो सवाल हैं उसमें कहते हैं कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, हम इनके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर कैसे होंगे, जैसे 140 हैं, 140 को हम 2 से काटेंगे तो 70 आएंगे। 70 को 2 से काटेंगे तो 35 आएंगे। 35 को 5 से काटेंगे तो 7 आएंगे। 7 को 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो हमने क्या देखा कि ये फैक्टर करने की विधि हो तो उसको कहते हैं आवाज़ गुणनखंड विधि, यानी कि पहले 2 से काटा जाता है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, या फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। इस टाइप से आवाज़ संख्याओं से ही काटा जाता है, यदि जब तक कि कट ना रहे हों। तो ऐसे आप सब लोग इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त हैं। गुणनफल के रूप में कैसे होते हैं, जैसे अभी तो आए थे, जैसे 140 के फैक्टर क्या आए थे, 2 से काटे थे, फिर कितने आए थे, 2 से काटे थे, फिर 2 से तो 70 आए थे, फिर 2 से काटे 35 आए, फिर 35 को 5 से काट दिया तो 7 आए, और 7 को 7 से काट दिया तो 1 आया। तो ये हो जाएंगे हमारे 140 के गुणनखंड। वो भी किस रूप में, गुणनफल के रूप में। नेक्स्ट है हमारा जो सवाल है दोस्तों, वह सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इनकी जांच कीजिए। ये कि 2 संख्याओं का गुणनफल एतिक और इतिक है। आप ही बताओ। अभी हमने बताया है कि 2 संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है या संख्याओं का पता चलाना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 संख्या ए और बी में से यदि हमें दोनों का क्या दिया है, दोनों संख्या दी हैं, तो इनका गुणनफल इनका एचसीएफ के मल्टी एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। यानी कि ए बी का गुणनफल किसके बराबर आना है, एचसीएफ के संख्याओं के एचसीएफ और संख्याओं के एलसीएम के बराबर आना है। इसी को हमें वेरीफाई करना है। आपको क्या करना है, 2 संख्या लेनी है, पहले वे 2 संख्याओं का आपस में गुणनफल लिख देना एक साइड से। दूसरी बार क्या करना है, आपको इन दोनों संख्याओं का एक ही से क्या निकालना है, एचसीएफ, और फिर क्या निकालना है, एलसीएम। यदि ये दोनों निकलना है, इसके बाद हम इनका दोनों का गुणा कर देंगे, दूसरी साइड 2 संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टी एलसीएम। तो आप इस टाइप से ये सवाल हैं 26 91 510 92 और 336 54, ये सवाल हैं, आप खुद करेंगे अपनी मर्जी से। आवाज़ गुणनखंड विधि से निम्नलिखित एचसीएफ देखो कितना ईजी है, वे कह रहे 12 15 21, इनका आवाज़ गुणनखंड फैक्टर। आवाज़ वही कि सबसे पहले 2 से काटना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर इसके अलावा 11 से, फिर 13 से। तो इस क्रम में काटते चले जाएँ, उसको हम आवाज़ गुणनखंड कहते हैं। नेक्स्ट आवाज़ गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। आवाज़ गुणनखंड विधि से कहा हो कि इसकी क्या करो, फैक्टर ले दो पूरे। 17 फैक्टर अलग, 13 फैक्टर अलग और 29 की फैक्टर अलग। जब कुछ भी इसमें चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी तो एक ले लेंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और आंसर के लिए तो एलसीएम के लिए तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर करेंगे या इनका फैक्टर विधि से कर सकते हैं एलसीएम। एक नेक्स्ट सवाल है 4th वाला, 2 संख्या है, एक संख्या का नाम है 306, एक संख्या का नाम है 637। दोनों संख्याओं का एचसीएफ है वो 0 दिया है, उनका एलसीएम पूछ रहे हैं। तो क्या करना है दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो उन्होंने कहा कि तो दोस्तों हम इनका ऐसे एचसीएफ और एलसीएम हैं वो निकाल सकते हैं तीसरे सवाल में उन आवाज़ गुणनखंड विधि से। ये वाला भी ईजी है दोस्तों, ये दोनों संख्या दी है, इनमें से एचसीएफ दिया है तो एलसीएम तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 6 पे घात n बताइए n एक प्राकृतिक संख्या यह कभी 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं 6 पे घात
6 पे घात यदि प्राकृतिक संख्या है तो 1 रखें तो आंसर आएगा 6। 6 पे घात 2 रखें तो आंसर क्या आएगा 6 6 36, इकाई का अंक क्या आएगा 6। 6 पे घात 3 रखें तो क्या आएगा 6 6 36, और फिर से 6 और 6 का मल्टी करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। यानी कि हम ये समझ में आ रहा है कि 6 पर कोई भी अंक घात हो, संख्या 6 पर कोई भी अंक घात हो, उसका जो इकाई का अंक है हमेशा क्या आना है 6। और भी कहते हैं इनका इकाई का अंक कभी भी 0 आएगा, यानी 0 पे समाप्त होगा तो अपन कह दें या हम कह सकते हैं कि 6 पे घात n, जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है, वह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं करेगा या कभी भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ये कहते हैं कि यह वाला और यह वाला अभाज्य संख्या क्यों होंगी, भाज्य संख्या क्यों होंगी। भाज्य संख्या इसलिए होंगी कि हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, पूरे एक यहाँ से एक 7 × 11 × 13 एक अलग पद है, प्लस 13 एक अलग पद है, तो दोनों में से कॉमन क्या ले लिया 13। तो इधर का बचा 11 7 77 प्लस 1 78, तो 78 गुणित क्या हो गए 78 मल्टी हो जाएंगे 13। और एक जब क्या संख्या हो, एक संख्या हो हमारे पास सम और एक संख्या हो विषम, और सम और विषम का मल्टी होता है तो हमेशा सम संख्या ही आती, इसीलिए हम कहेंगे कि यह एक कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। इसी टाइप से हम दूसरे में ऐसा इनका जो एक कॉमन है वो ले लेंगे दोनों साइड से, फिर उनका मल्टी देख लेंगे बिना मल्टी किए कि यह भाज्य है कि नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे, हमें ये देखना है कि अभाज्य संख्या में कोई भाज्य संख्या या सम संख्या का गुणा तो नहीं हो रहा है, यदि गुणा हो रहा है तो वह भी एक भाज्य संख्या ये निकल कर आएगी। लास्ट हमारा सवाल है कि यहाँ पर सवाल है कि इसे खेल के मैदान, एक वृत्ताकार मैदान है, उसमें कौन कौन चक्कर लगा रहा है। उसके एक सोनिया नाम की लड़की है, वह 18 मिनट में चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि रवि नाम का लड़का है वह 12 मिनट में उस चक्कर को पूरा कर लेते हैं। तो वे कहते हैं कि एक साथ चलना प्रारंभ कर रहा है तो अगले कितने मिनट में वह अपने स्थान पर पुनः होंगे। तो आप ही बताओ, एक राउंड है या एक सीधी शेप है, ये हमारा शेप है, कहीं सोनिया है कहीं इसमें रवि है। सोनिया एक चक्कर को पूरा करने में उसे कितना समय लगता है 18, रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है 12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसने 12 मिनट ले लिए। जब यह 12 मिनट में अपनी जगह पर होगा, जब सोनिया 12 मिनट पर अपनी जगह पर नहीं होगी, और जब यह 24 मिनट पर इसके 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे रवि के, जब सोनिया 24 मिनट में 18 मिनट में तो इसका एक चक्कर होता है, तो लगभग उसी के डेढ़ चक्कर के पास में होगी। जब इसके हम 3 चक्कर लगवा देंगे तो 12 3 36, तो 36 मिनट में इसके 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे। और सोनिया के 18 दूनी 36, यानी 18 मिनट पहले और 18 मिनट फिर, यानी कि 36 मिनट में उसके 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे। तो वह अपनी जगह पे दिखेगी और जो रवि है वह अपनी जगह पे दिखेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सोनिया को 36 मिनट में वह 2 चक्कर लगाकर अपनी जगह पर मिलेगी, और रवि है वह 3 चक्कर लगाकर अपनी जगह पर दिखाई देगा। तो अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 36, क्योंकि इसके दो राउंड पूरे हो जाएंगे और इसके 3 राउंड पूरे हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा थे 1.2। नेक्स्ट हमारे सवाल हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को हम इस टाइप से करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम इनको क्या मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं कि √5। देखिए हमारे पहले तो चैप्टर है और हमारा चैप्टर में ये हमारे 3 या 4 5 है क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि हमें ये प्रूफ करवा रहे हैं कि आप सिद्ध करो कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ यह अपरिमेय संख्या है। तो वह कहेंगे अरे ये तो मैंने भी कहा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, फिर आप सिद्ध करके बताओ कि आप कैसे कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो अपरिमेय संख्या है उसको कुछ समय के लिए क्या मान लेंगे कि वह एक सपोज़ कर लेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसी होती है कि P और Q के कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलते और Q की वैल्यू 0 नहीं होती, और इसके अलावा दोनों सहवास संख्या होती है, यानी आपस में कभी भी कटते नहीं। जब हम इनको एक जैसा मान लेंगे तो इधर से जो √5 है उसके बाहर स्क्वायर की वजह से उसके 5 बाहर निकल आएंगे, और इधर से A² और B² हो जाएगा, इस टाइप से ऐसा हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टी कर देंगे तो 5b² यानी कि a² बराबर 5b², इस टाइप से ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a² है, ये a² यह इतना बड़ा है कि 5 × b² करना पड़ा, यानी कि b² में 5 का मल्टी करना पड़ा है या करना पड़ रहा है जब a² के इक्वल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 × b, ये दोनों फैक्टर हो गए किसके, a² के। कैसे कह सकते हैं फैक्टर कहाँ से आ गए? ऐसे दोस्तों यदि हम कहें 12 के फैक्टर 3 × 4 हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 से यह हमेशा डिवाइड होगा या ये 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये 3 और 4 किसके फैक्टर हैं, 12 के। उसी टाइप से दोस्तों ये 5 × b² किसके फैक्टर हैं, 5 × b² यह है a² के फैक्टर हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम 5 ये मतलब 5 से क्या डिवाइड हो जाएगा, a² डिवाइड हो जाएगा, 5 से a² डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या हो गया, 5 एक फैक्टर हो गया किसका, a² का। जब 5 a² का फैक्टर हो चुका तो 5 a² को डिवाइड कर देगा, a² को डिवाइड कर देगा तो 5 है वो केवल a को भी डिवाइड कर, a² को डिवाइड कर देगा तो a को भी डिवाइड कर देगा। यह प्रमेय हमारी 1.3 क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि कोई संख्या, प्रमेय हमारी ये कहती है, देखिए प्रमेय देखते हैं थोड़ा, कि एक संख्या यदि वर्ग है और वर्ग वाली संख्या को कोई संख्या उसको विभाजित करती है तो वह उस संख्या के सिंगल को यानी बिना वर्ग की संख्या को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय को हम कहते हैं 1.3 प्रमेय, ये हमारी प्रमेय। तो दोस्तों हमारी प्रमेय क्या है, हमारी प्रमेय है कि a² को विभाजित करती है, तो ये बात निश्चित है कि जो p है वो a को भी विभाजित करेगी। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि 4 का वर्ग एक संख्या है, इसको यदि 2 विभाजित कर रही है, किसको, 4² को, तो ये बात निश्चित है कि यदि 4 का स्क्वायर भी ना हो तब भी 2 इसको विभाजित करेगी। उसी टाइप का है जैसे अभी हम देख रहे थे कि इसमें वो क्या बता रहे थे कि a² बराबर क्या था, a² बराबर था a² बराबर था 5b², यानी कि यदि 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 है वो केवल a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी 1.3 थ्योरम या प्रमेय। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 5 है वह a को भी डिवाइड कर रहा है। इसी टाइप से हम a भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार 5 a को डिवाइड करता है उसी टाइप से a भी तो फैक्टर है इसका, मतलब a² का 5 फैक्टर है और b² भी फैक्टर है। तो जो b² है वह a को भी डिवाइड करेगा, a b² है। तो हम कह सकते हैं कि जो b² वह केवल a² को तो डिवाइड करेगा ही, साथ में a को अकेला भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि a और b आपस में क्या हो रहे हैं, a और b आपस में डिवाइड हो रहे हैं, या हम कह दें कि उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा कॉमन फैक्टर या गुणनखंड या ओवरनिस्ट मिल रहा है जो दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है या काट रहा है। जबकि हम ऊपर ये सिद्ध कर चुके हैं, ये हम पहले ही मान चुके हैं, p और q दोनों सहवाद संख्याएं जो कभी आपस में डिवाइड नहीं होगी। और अभी हम क्या सिद्ध कर चुके हैं कि b है वो a को विभाजित कर देगा। तो हमें यहाँ पर यह विरोधाभास हो रहा है कि a और b आपस में सहवाद संख्या नहीं है, जबकि हम ऊपर ही पहले मान चुके हैं कि a और b सहवाद संख्या। जब यह सहवाद संख्या है तो यह किसी भी कीमत पर डिवाइड नहीं, हमें यह सब विरोधाभास क्यों हो रहा है, यानी यह सब कन्फ्यूजन हमें किसकी वजह से हो रही, इसके वजह से हो रही क्योंकि जो अपरिमेय संख्या थी उसको हमने कुछ समय के लिए कौन सी संख्या मान लिया, उसको हमने जो √5 एक अपरिमेय संख्या थी उसको हमने कुछ समय के लिए परिमेय संख्या मान लिया। इस वजह से यह कन्फ्यूजन हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या नहीं। इसी टाइप से दोस्तों ये वाला और ये वाला हम लोग देखते हैं या कर लेंगे इसको, और ए वाले सवाल को हम इसी टाइप से करेंगे जैसे फर्स्ट वाले को समझे थे, जैसे 1/√2 इसको भी a/b की इक्वल मान के आप देख के आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है वह है दोस्तों दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों, दशमलव प्रसार होता है कि जो
अंश में हर का भाग दिया जाता है उसे हम दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इसमें भी कहते हैं कि दशमलव प्रसार बताइए शांत है या अशांत। ये सारे सब दशमलव प्रसार पूछना चाहते हैं इसमें। तो दशमलव प्रसार जानने के लिए हम क्या करते हैं, हर से डिवाइड करते हैं अंश को। यदि डिवाइड हो जाता है और शांत कर देता है तो हम कहेंगे यह दशमलव प्रसार शांत है, यह हमारा दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन शांत नहीं करता और वह देते जाओ ऐसा हो रहा है तो उसको कहेंगे अशांत है। यदि अशांत है तो दो टाइप का होगा। क्या होगा दो टाइप का, एक कोई अंक है वो बार बार उसकी रिपीट हो रही तो उसको आवर्ती कहेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कोई बड़ी सी संख्या बार बार आ रही हो तो उसको हम अनावर्ती कहेंगे। या उसको अनावर्ती का मतलब है कि जब अलग अलग कोई भी संख्या आ रही हो, एक जैसी संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो आवर्ती, अलग अलग कोई संख्या रिपीट हो रही है तो अनावर्ती। तो एक होता है आवर्ती को बोलते हैं हम टर्मिनेट, और अनावर्ती को बोलते हैं नॉन टर्मिनेट और डेसिमल एक्सपेंडिचर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों, समझ आ चुका होगा आपको कि हर का अंश में भाग दिया जाता है। यदि भाग गया और शेषफल 0 आया तो शांत है और नहीं तो अशांत है। शांत है तो या तो कोई संख्या रिपीट होगी तो आवर्ती वाला होगा और रिपीट नहीं हो रही तो अनावर्ती वाला होगा। हम ये कैसे करेंगे, इतने बड़े बड़े भाग हैं। जैसे हमें 13/3125, 13 में 3125 यानी 3125 का भाग देना है तो कैसे देंगे। इसके लिए दोस्तों हमारी एक मेथड है कि हम हर देखते हैं, केवल हर देख के हम ये बता सकते हैं कि यह शांत होगा या अशांत होगा। ये कैसे दोस्तों, ये देख के कैसे बता सकते हैं, इनको हर के बारे में जानकर हर के फैक्टर यदि 2 और 5 यानी 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ और आएंगे या और आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत कब होगा, दशमलव प्रसार अशांत जब होगा जब फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और हैं। और ऐसे हर जिसमें केवल और केवल या तो 2 हो फैक्टर या 5 ही 5 हो। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 और 5 साथ में हों, 2 ही 2 हों, 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 तो इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। या 5 अकेले हों, 5 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5 तब भी दशमलव प्रसार शांत ही आएगा। या 2 मल्टी 5 हों, कितने भी चाहे पेयर में हो चाहे ना हो, केवल और केवल फैक्टर 2 और 5 हो तो उसका भी दशमलव प्रसार है शांत आएगा। लेकिन जिसमें फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और हैं, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार है अशांत होगा। तो दोस्तों ये सब आप देख लेंगे इन सब को। दोस्तों ये दूसरा सवाल है हमारा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें ऊपर दिए गए जो हमारे जो पहले प्रश्न थे उनमें से आप जो दशमलव प्रसार शांत हो उनको एक साइड से लिख लो। यानी कि ये बताना है उसमें कौन कौन से दशमलव प्रसार शांत है जिसमें हर के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहे हैं, यानी कि 2 या 5, 5 या 5 या 2 या 2 या 2 या 5 आ रहे हैं तो दशमलव प्रसार है उसका शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा और कुछ आ रहे हैं। और इसमें ये कह रहे हैं कि दशमलव प्रसार नीचे दिए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं, और परिमेय संख्या है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ए वाली संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक दशमलव प्रसार है, एक तरह से शांत है। तो इसके बटे में हम कितने ऊपर अंक हैं उसके बटे में दशमलव को हटाने के लिए ऐसे 0 बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो एक ऐसा फॉर्म बन जाएगा जिसको हम P/Q के फॉर्म में कह सकते हैं। और जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कह सकते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। तो पहली हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, जबकि दूसरी डॉट 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 जाती जा रही है। और डॉट डॉट जाती जा रही, इसका मतलब है कि इसका कभी भी अंत नहीं है और यह कोई भी फिक्स में नहीं है, इसलिए यह दशमलव इसका यह संख्या परिमेय ना होकर क्या होगी, अपरिमेय होगी। अपरिमेय क्यों होगी, क्योंकि यह किस फॉर्म में नहीं बन पा रही है, कभी P/Q फॉर्म में नहीं हो पा रही, इसलिए है क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। फिर ए वाली क्या हो जाएगी दोस्तों, लास्ट वाला ए हो जाएगा। इसमें एक बार लगा हुआ है जिसे हम रेखा भी कहते हैं, एक बार लगा है, एक बार लगा है, इसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं। तो दोस्तों इस संख्या को भी, जो लास्ट क्वेश्चन है, इस संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे कक्षा 10 यानी क्लास 10th का मैथ, जिसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और रियल नंबर जो वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्याएं के जो हमारी एक्सरसाइज थी, 4 एक्सरसाइज जो हमने आज इसको केवल इनको देखे कि किस टाइप से इनके मतलब जो सवाल हैं जो लगने चाहिए इनके। आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा और आपने यह हमारा भी, और इसके लिए आप
फॉर्मूला याद कर सकते हैं, जिससे हमें सवाल लगाने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।